अब तक हम जान चुके हैं कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हमारा आज का पाठ शब्द विचार के अंतर्गत आता है, क्योंकि शब्दों के निर्माण से संबंधित हर जानकारी हमें शब्द विचार के अंतर्गत मिलती है। तो आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम व्याकरण श्रृंखला के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, अर्थात शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझते हैं। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति। इन दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि शब्द समूहों को एक शब्द में बदलने पर परसर्ग या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समास के विस्तृत रूप अर्थात विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। समास की मुख्य रूप से 2 प्रक्रिया होती है। पहली है समस्त पद और दूसरी समास विग्रह। आइए इस उदाहरण द्वारा हम समस्त पद को समझने की कोशिश करते हैं। सत्याग्रह, यह समस्त पद है। इसका समास विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। इस उदाहरण में हमने देखा कि सत्य के लिए आग्रह इस शब्द समूह में कारक चिन्ह का लोप हो जाए तो शब्द बनता है सत्याग्रह। अतः विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि समस्त पद में 2 पद होते हैं। पहला है पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, और इन दोनों पदों के मेल से बनता है समस्त पद। और दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। अब हम समास विग्रह का एक उदाहरण लेते हैं। शोकाकुल, इसका समास विग्रह होगा शोक से आकुल। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से समास कहा जाता है। अब हम समास के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथे को हम द्विगु समास के नाम से जानते हैं, 5वां है द्वंद्व समास और 6ठा बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास के ज़्यादातर शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार, अनजाने, बिना जाने, आजीवन, जीवन भर, सादर, आदर के साथ, बेमन, बिना मन के, भर पेट, पेट भर कर, दिनों दिन, दिन ही दिन में, सकुशल, कुशलता के साथ आदि। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष तथा अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह को होता है। अतः इस समास में समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, वन गमन, वन को गमन इत्यादि। करण तत्पुरुष, करण कारक का परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। अतः इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, हस्त लिखित, हस्त से लिखित।
आदि। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक का परसर्ग के लिए अर्थात किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है, अतः संप्रदान तत्पुरुष में के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय आदि। अपादान तत्पुरुष। अपादान कारक का परसर्ग से अलग होने, तुलना करने, डरने आदि के लिए होता है, अतः इस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन आदि। संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक के परसर्ग का, के, की आदि होते हैं, अतः इस समास की रचना करते समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। भारत रत्न, भारत का रत्न। हरि भक्ति, हरि की भक्ति आदि। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक के परसर्ग में पर होते हैं, अतः इस समास की रचना करते समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। सिर दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, आप पर बीती। शरणागत, शरण में आगत। कला निपुण, कला में निपुण इत्यादि। समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन। नील कमल, नीला है जो कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नील गगन, नीला है जो गगन। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। नरसिंह, नर रूपी सिंह इत्यादि। द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्या बताता हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार इत्यादि। द्वंद्व समास। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हों तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत या पूरक हों और विग्रह करने पर और एवं या आदि लगे वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे हानि लाभ, हानि या लाभ। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक। हार जीत, हार या जीत। माता पिता, माता और पिता। गुण दोष, गुण अथवा दोष इत्यादि। बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशमुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण।
अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण, इत्यादि।